नाजरीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान। नाजरीन, आज हम एक बड़ा अहम मसला लेकर बैठे हैं और ये मसला है दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। ये वो दो पड़ोसी मुल्क हैं जो हमेशा से पड़ोस में रहे, एक रिश्ते की मिठास की हमेशा से कोशिशें करते रहे, लेकिन खटासें पड़ती रहीं। अभी भी एक कोशिश जारी है कि एक रास्ता बने जिससे सहूलत पैदा हो सके, जिससे आवाम इधर से उधर जा सकें, मोहब्बतों के पैगाम जा सकें। लेकिन इन सब के बीच सरताज अजीज़ जाते हैं अमेरिका और वहाँ जाकर जब जॉन कैरी से उनकी मुलाकात होती है, कई मसलों पर बातचीत होती है पाकिस्तान को लेकर। जॉन कैरी उनसे कहते हैं कि आपके पास जौहरी हथियारों का, यानी कि न्यूक्लियर वेपन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं परमाणु हथियार, उनका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। ये ज़ख़ीरा मत बढ़ाइए, इसमें कटौती कीजिए। लेकिन सरताज अजीज़ कहते हैं नहीं, हमें भारत से बहुत बड़ा ख़तरा है, हम इन हथियारों में कटौती नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान में सीनेट में, अपर हाउस में, पाकिस्तान के वहाँ के वज़ीर ख़जाना यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि भले ही पाकिस्तान कंगाल हो जाए, भले ही हम बैंकरप्ट हो जाएं, लेकिन हम अपने जौहरी प्रोग्राम को यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेंगे। खैर, सवाल जवाब इस मसले पर करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की मंशा क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान इस ज़ख़ीरे को बढ़ाकर आगे बढ़ सकेगा, क्या करेगा। इस सब सवालों जवाबों के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। हमसे तारुफ करवा दूं, आपका कासिम सैयद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में। साथ ही पी के सहगल साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल पी के सहगल, और उनसे हम दिफाई मामलों पर सवालात करेंगे, जानेंगे इस सब के नताइज क्या होंगे। साथ ही हमारे साथ एक नौजवान साथी हमारे इस पैनल में जुड़े हैं, मिकाइल अकबर हाशमी, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के। इन सबसे सवाल जवाब करेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले को। लेकिन उससे पहले एक ज़रा छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क अपनी अपनी एटमी ताकत का मुजाहिरा दुनिया को दिखा चुके हैं। एटमी हथियारों के इस्तेमाल का नतीजा क्या होता है, ये दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है। लेकिन पाकिस्तान इस नतीजे से उलट एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे को बढ़ाने की वजह अपने डर को बता रहा है। वॉशिंगटन में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटजिक डायलॉग प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर एडवाइज़र सरताज अजीज़ और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी के बीच हुई बात के बाद ये साफ हो गया। गौरतलब है कि कुछ दिन बाद ही अमेरिका में सदर बराक ओबामा न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट को हेड करने वाले हैं, जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होने के भी आसार हैं। इससे पहले इसी हफ्ते जब सरताज अजीज और जॉन कैरी के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी, तो कैरी ने पाकिस्तान से उसके तेजी से बढ़ते एटमी हथियारों के ज़ख़ीरे पर फिक्र पैदा करते हुए पाकिस्तान से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली करने को कहा था। अमेरिका की इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर एडवाइज़र सरताज अजीज ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है, लिहाजा वो अपने एटमी हथियारों में कमी नहीं कर सकता। कैरी ने 3 दहशतगर्द तंजीमों हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरा बताया, तो सरताज अजीज ने जो जवाब दिया वो ताज्जुब पैदा करता है। सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए उसके यहाँ पल रहे दहशतगर्द दूसरे दर्जे का खतरा है, जबकि असल और सबसे बड़ा खतरा भारत है। पाकिस्तान के वजीर खजाना इशाक डार ने पाकिस्तान की सीनेट में 3 रोज पहले कहा था कि पाकिस्तान अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा, भले ही मुल्क और ज्यादा कर्जदार क्यों ना हो जाए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में पल रही दहशतगर्द तंजीमों की नजर पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर है। पाकिस्तान में खुलेआम नाजायज तरीके से एडवांस असलहा बिकता है, बम ब्लास्ट होते हैं, सरहद पार करवाकर भारत में दहशतगर्द भेजे जाते हैं, हमारे फौजियों पर हमले किए जाते हैं, जिसकी वजह से सरहद पर फौज की भारी तैनाती रहती है। अब सवाल ये है कि जब दोनों मुल्क पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले के बाद भी दोस्ती की राह तलाशने की बात करते हों, उस दौर में ऐसे बयान और पाकिस्तानी जौहरी पॉलिसी किस मकसद से और किसके लिए मददगार साबित होंगे। तो नाजरीन, आप सबने रिपोर्ट देखी। अब सवाल जवाब अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कासिम सैयद साहब आपसे। पाकिस्तान दोस्ताना माहौल चाहता है हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान भी चाहता है, बढ़कर चाहता है। हमारे वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान जाते हैं और वहाँ से सालगिरह की मुबारकबाद देने नवाज़ शरीफ को पहुँच जाते हैं पाकिस्तान। लेकिन इन सब के बीच जब वहाँ के आपको फॉरेन अफेयर एडवाइज़र सरताज अजीज़ वाशिंगटन जाते हैं
जॉन कैरी से मुलाकात होती है सेक्रेटरी स्टेट से, और तब वो ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने जौहरी प्रोग्राम में तब्दीली नहीं कर पाएंगे, भारत से बड़ा ख़तरा है साहब। तो दोस्ती के बीच ये ख़तरा कैसा है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या? देखिए आदिल साहब, सियासत के एक तालिब इल्म के हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जैसा कि वज़ीर ख़ज़ाना और फ़ॉरेन अफेयर्स के मुशीर का जो बयानात का आपने जो तस्करा किया है, उसी से ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ठीक। हालांकि अगर वो हिंदुस्तान पर एतमाद करे और अच्छे पड़ोसी की हैसियत से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करे तो वो अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ के खोल से बाहर आ सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ी ताकतवर अनासिर ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ खैर सगाली ताल्लुकात के हक़ में नहीं है। वो जुनूनी कैफियत उनके अंदर है और वो हमेशा जंगी बातें करते हैं। आपको याद होगा कि भुट्टो ने भी एक बार ये कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। वो जहनियत आज भी उसी तरह से वज़ीर ख़ज़ाना के अल्फाज में ज़ाहिर हो रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान न हालात से सबक सीखना चाहता है, ना जो जंगें हुई हैं भारत के साथ उनसे सबक सीखना चाहता है, ना बैनुल-अक़वामी हालात जिस तरह से बदल रहे हैं ना वो उनसे कोई सबक सीखना चाहता है। हालांकि सहगल साहब इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। हिंदुस्तान उससे कई गुना बड़ा मुल्क है। अगर हिंदुस्तान की फ़ौजी ताकत ज़्यादा है तो ये फितरी बात है। पाकिस्तान को एक छोटे मुल्क होने की हैसियत से अगर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में संजीदगी इख्तियार करे तो मैं समझता हूँ कि ये जुनून जो है इसमें कमी आए और जो बजट दफाई उम्र में खर्च होता है वो इंसानी और शहरी फलाह बहबूद में खर्च हो सके। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात अंदरूनी का क्या है। आम जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं दुनिया की, जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उससे भी महरूम है बिल्कुल वहाँ के बहुत से लोग। खैर पीके सहगल साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं अगर आपसे हम समझना चाहें तो एक तरफ दोस्ताना माहौल की बातें और दूसरी तरफ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो कम नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के बाद। अमेरिका फिक्र जाहिर कर रहा है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल विंसेंट स्टीव ने फिक्र जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जो ज़ख़ीरा बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, ये बड़े हादसों का सबब बन सकता है। उनका कहना बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से किसी प्रकार का कोई खतरा ना था, ना है और ना आने वाले समय में होगा। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हम हमेशा ही दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। उसके बावजूद 1948 में पहल पाकिस्तान ने की, 65 में पहल पाकिस्तान ने की, 71 में पहल पाकिस्तान ने की, 1999 में पहल पाकिस्तान ने की। जब तक कि हर बारी हमने पूरी कोशिश की उसके साथ दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की। अभी अपनी जो बात कही उसमें शुरुआत में आपने पहलों की बात की, जितने हमले किए उसकी पहल पाकिस्तान ने की, ठीक है ना। हमने सिर्फ जवाब दिया, हिंदुस्तान ने सिर्फ जवाब दिया। हिंदुस्तान ने केवल तो जवाब दिया। ये जो सब हो रहा है, ये जो जौहरी हथियारों का, न्यूक्लियर वेपन्स का ज़ख़ीरा पाकिस्तान बढ़ा रहा है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये किसी पहल की तरफ इशारा करता है? और उस पहल में क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि आज तक पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है भारत के खिलाफ। देखो, जो न्यूक्लियर हथियार है जी, ये वेपन ऑफ वॉर नहीं है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए तो हो सकता है। ये केवल इस्तेमाल किया जाता है एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, एज अ वेपन ऑफ धमकी। और पाकिस्तान इसका हर समय इस्तेमाल करता है। उसके जो कई प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कई मुशर्रफ साहब रह चुके हैं कि हमने शब बरात के लिए नहीं किया। ये न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के, खुद पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, क्योंकि उनके यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है आज उसी के अपने दहशतगर्दों से है जी, उसी के अपने टीटीपी पाकिस्तान से है, उसी के अपने जितने भी ISIS आने की कोशिश कर रहा है उसको खतरा उनसे है, ना कि हिंदुस्तान से। और ये जो हथियार है, न्यूक्लियर हथियार, पाकिस्तान जानता है कि अगर गलती से भी हिंदुस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर दिया तो पाकिस्तान का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान उठ जाएगा। ये अगर हथियार कभी इस्तेमाल हुए तो शायद इजराइल या अमेरिका के ऊपर हिंदुस्तान से पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। हिंदुस्तान को इसके ऊपर वो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट क्या होगा साफ तौर पे जानता है। एक जुमले का दावा करना चाहूँगा। सहगल साहब ने जो बात कही है ये बड़ी अजीब गरीब मज़ाक खेज बात है कि सताज अजीज़ ने ये कहा कि दहशतगर्दी हमारे लिए दूसरा खतरा है और पहले नंबर पर हमारे लिए स्ट्रेटेजिक अनबैलेंस जो है पहला भारत के साथ जो है। इससे बड़ी मज़ाक खेज बात कोई हो नहीं सकती। मतलब उन्होंने भारत को प्रायोरिटी पर रख दिया खतरे में, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो उनके बच्चों को, उनके तालिबानों को, उनके बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है, जिस पर हमले कर रहे हैं रोज, वो
सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी खतरा है वो उनका। देखो, अगर ये तो बहुत मजाक बात है, इससे ज्यादा कोई बात हो ही आपने नहीं जैसे कहा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जी, पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा है। ठीक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और चाइना की ताकत हमसे बहुत बड़ी है। हम अपनी फौजी ताकत को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं टू टेक ऑन चाइना, इनफैक्ट टू डिफेंड आवरसेल्व्स फ्रॉम चाइना। और ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो कोल्यूसिव थ्रेट बन रहा है उससे अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है। सो कन्वेंशनली हम पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ठीक है। मिकाइल अकबर हाशमी, आपकी नज़र से ये जो सरताज अजीज़ का बयान है कि नहीं हम अपने जौहरी प्रोग्राम को कम नहीं करेंगे, हमें भारत से बड़ा खतरा है, कितना बड़ा खतरा है वाकई, या किस चीज़ की ये तैयारी है, किस प्रेशर की ये तैयारी है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ पावर पाकिस्तान में एक्चुअली दो हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक आर्मी। विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी हम ये सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बनती है वो हमेशा इंडिया सेंट्रिक होती है और हमेशा ही वो आर्मी ही बनाती है। ठीक है। और कौन आर्मी नहीं चाहेगी कि उसकी पावर बढ़े। दूसरी बात, उनका डिफेंस बजट भी अच्छा खासा है। सर अच्छा खासा ज़रूर है, लेकिन फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में उनका डिफेंस बजट जो है वो शायद इतना बड़ा नहीं है। हमारा जितना इंक्रीज होता है डिफेंस बजट उतना डिफेंस बजट उनका पूरा हो। उसके बारे में आपको सहगल साहब बताएंगे। जी। क्योंकि डिफेंस बजट जो है वो जीडीपी के ऊपर निर्भर Yes, है। sir. हमारी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत बड़ी है। ठीक है। सो हमारी 1% जीडीपी जो है उसका जो 1% हिस्सा फौज के लिए आएगा इज फार बिगर जो पाकिस्तान के 3% या 5%। आप अपनी बात पूरी करें। और सर एक बात और, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन जो होता है, इंडिया ने हमेशा ये कहा है कि मल्टीलैटरल रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के। अपार्ट फ्रॉम कश्मीर एंड सर क्रीक बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो सेंटर में होना चाहिए। अनलाइक कि पाकिस्तान जो हमेशा ये कहता है कि हमारा मेन मुद्दा कश्मीर का है, लिबरेशन ऑफ कश्मीर एंड आज़ादी ऑफ कश्मीर जो भी। तो सर जब पाकिस्तान की आर्मी जाहिर है कि फॉरेन पॉलिसी बना रही है तो वो इस मुद्दे को सेंट्रिक रखते हुए अपनी पावर को बढ़ाना चाहेगी। और जैसा कि सर ने भी कहा कि न्यूक्लियर वेपन लड़ाई के लिए नहीं होते, न्यूक्लियर वेपन डिटरेंस के लिए होते हैं। अगर इन वेपन्स को यूज़ ही करना होता तो शायद 99 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हो चुके होते। और जैसा कि सर ने एक बार अभी बोला कि 71 में भुट्टो ने बोला था कि उनको घास खा लेंगे बट इंडिया से लड़ाई करने के लिए वेपन्स चाहिए। सर 1948 में एक और आर्टिकल निकला था द डॉन में जिसका टाइटल था गन्स नॉट बटर। उसमें सर ये बात साबित हो गई थी कि उनका मकसद था कि उन्हें रोटी नहीं चाहिए खाने के लिए, उन्हें ब्रेड नहीं चाहिए खाने के लिए, उन्हें चाहिए वेपन्स इंडिया से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक कन्वेंशनल एनिमी के तौर पे हमेशा से देखा है अगेंस्ट इंडिया। और जैसे कि वॉर मॉन्गर्स हैं वहाँ पे उनकी रोजी रोटी ही इसी बात पे चलती है कि वो एंटी इंडिया स्टांस बना रहे वहाँ पे और उनको फ़ायदा मिलता रहे। कि वक्त हो चला है, लिहाजा ये सवाल और आप लोगों से जो बातों का सिलसिला है सवाल जवाब का वो लगातार जारी रहेगा। छोटा सा वक्फा। नाज़रीन खैर मकदम है आपका वक्फे के बाद और सवाल जवाब का दौर दूसरा शुरू हो रहा है। और कासिम सैयद साहब कुछ कह रहे थे वक्फे से पहले, मैं चाहूँगा आप अपनी बात पूरी करें। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन, ये बजट, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम और इन सब के बीच इस तरीके के बयान। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी ताकतें वो अमेरिका हो या कोई और हो, ये नेक नियत नहीं होती हैं। ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो, क्योंकि कशीदगी ख़त्म हो जाएगी तो उनके जो हथियारों के भंडार हैं वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँचेंगे। जब रूस सुपर पावर की हैसियत से ख़त्म हो गया था तो हमारे सहगल साहब जानते हैं कि अमेरिका में जो आर्म्स फैक्ट्रियाँ थीं वो बंद होने के दहाने पर पहुँच गई थी। लेकिन उसके बाद किस तरह से इराक़ का मसला, ये मसला, वो मसला करके उनको रोज़गार मिल गया। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए अमन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हिंदुस्तान को बड़े भाई होने की हैसियत से पाकिस्तान को ये कबूल करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान हमारा बड़ा भाई है। चूंकि वो इस बात को ज़हनी तौर से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जौहरी हथियार बना कर ये दर्ज करवाना चाहता है, वो बड़ा हो बिल्कुल गया। ऐसा होता है जैसे मेटकी को जुकाम हो और वो भी नाल ठुकवाने के लिए वहाँ पर चली जाए। तो पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ उसे समझाना चाहिए। हर किसी को अपने आप को बच्चों की तरह जिद करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं अगला सवाल लेने के पहले ये कहना चाहूँगा, अपने जो सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया में वो अमन का रास्ता नहीं निकालते जो लड़ रहे होते हैं, उन्हें निकालना होता है जो लड़वा रहे होते हैं। अगर जंगें रुक गई और अमन कायम हो गया तो हथियार कहाँ बिकेंगे, ज़रा सोचिए आप, और कौन बेचेगा, किसको फ़ायदा हो रहा है ये आपको पता है। खैर पीके सहगल साहब,
ये सब भी सीन बड़ा लंबा चल रहा है और इस सब के पीछे बहुत बड़े बड़े फायदे छुपे हुए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाता है। इसी माफिक जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, ओबामा इज़ अ फ्रंट फेस, लेकिन जो मिलिट्री डिसीजन मेकिंग है वो वहाँ के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तय करता है। और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, वहाँ की CIA और वहाँ की बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो उनको भी देखो F-16 बेचना चाहता है, आपके यहाँ भी कहता है F-16 और F-18 में लगाना चाहता हूँ। उनको भी वो गन्स दे रहा है, आपको भी गन्स देता है, उनको भी सर्वेलेंस डिवाइसेस देता है, आपको भी सर्वेलेंस डिवाइसेस देता है। तो हर प्रकार से वो दोनों को बेच रहा है और वो नहीं दोनों को एक दूसरे के खिलाफ बेच रहा है, फायदा कमा रहा है और कह रहा लड़ो भी मत, ना हमारा है ना उनका, लड़ाई के सामान हाथ में थमा के। लेकिन अभी अमेरिका को एक चिंता हो रही है कि नॉर्थ कोरिया जो लंबी रेंज की मिसाइल्स बना रहा है वो इवेंचुअली मिसाइल पाकिस्तान को बेच सकता है और एक समय ऐसा आ जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्षमता आ जाएगी अमेरिका को स्ट्राइक करने के लिए। तो एंटायर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है। इससे पहले कि वो सिचुएशन आ जाए, उन्होंने अभी थोड़ा चिंता जतानी शुरू की है और पाकिस्तान को कहा है कि अपनी मिसाइलों को और अपनी न्यूक्लियर बढ़ती हुई शक्ति को, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल इस समय दुनिया में है तो पाकिस्तान का है, इसके ऊपर कटौती करो। और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कटौती नहीं की गई। छोटा सा सवाल मुझे आपसे और लेना है। जब जॉन कैरी और सरताज अजीज़ की बात हुई वाशिंगटन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी उनके साथ थे, तो जॉन कैरी ने 3 दहशतगर्द तंजीमों का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिया जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा होंगे, अब भी हैं। उसमें था नाम हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का। क्या पाकिस्तान को समझना नहीं चाहिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाएं, इन लोगों से बचने के लिए उसे थामना, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब की नज़र न्यूक्लियर वेपन्स पर है और इन सब की नज़र उसके बाद भारत पर है। अनफॉर्चुनेटली इनको सबको खड़ा किया है पाकिस्तान ने खुद, आर्मी और आईएसआई। जब ऐसे पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान आई मीन द एस्टेब्लिशमेंट व्हिच कमांड्स एंड कंट्रोल्स पाकिस्तान, वो आर्मी है और आईएसआई है। मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टीवी चैनल को साफ तौर पे कबूल किया है कि जैश ए मोहम्मद है और LET है और हक्कानी ग्रुप हैं, इनको खड़ा किया है हमने, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, ये हमारे नेशनल हीरोज हैं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, और इनको खड़ा किया है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए। फिलहाल लेकिन वो हक्कानी नेटवर्क का जो मामला है, आप शायद इस बात की तायद करेंगे कि हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट किसने किया? अफगानिस्तान के अंदर से रूस को भगाने के लिए उस नेटवर्क को खड़ा करने वाला कौन है? पाकिस्तान को तो सिर्फ बेस बनाया गया तालिबान के लिए, लेकिन है तो वही तालिबान के है लिए तो वही साहब बहादुर। मुझे लगता है मिकाइल कुछ कहना चाहता है। लेकिन मेरा सर पॉइंट इसमें ये है कि अगर कोई बाहरी कंट्री आके मेरी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ करे जो कि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में मेरे लिए नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, जैसे हक्कानी नेटवर्क, LET, जैश वगैरह जो भी है, सर सबको पता है कि अगर इस तरह के लोग को आप पैम्पर करोगे, बाद में एकदम से आप विड्रॉ कर जाओगे, तो वो अपनी ही कंट्री के लिए, अपने ही लोगों के लिए वो नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिसी लैप्स था पाकिस्तान का जो इन पे बैकफायर किया है और इसी का नुकसान सर भुगत रहेंगे लोग। नहीं, पाकिस्तान इससे पीछे असल में नहीं हट सकता। ये एक कोई चीज़ नेटवर्क ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग, इनके पीछे एक हुजूम, एक भीड़ है और उनकी नाराज़गी नहीं ले सकती पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी। आप देख लिए हाफिज सईद की जितनी भी स्पीचेस होती हैं उसमें हज़ारों के हिसाब से लोग इकट्ठा। हाफिज सईद अभी जो शेर की सवारी आसान है, उससे उतरना मुश्किल होता है। खैर वक्त है एक छोटे से और वक्फे का। मैं आप जब लौटूंगा ब्रेक के बाद, मैं आपसे ही जो आप कहना चाह रहे हैं उस बात का जवाब दूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, ये बहस, ये बातचीत हमारे मेहमानों के साथ जारी है। नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आलमी मज़हर स्पेशल में, और ये आखिरी सेगमेंट है। मिकाइल अकबर हाशमी हमारे साथ, जो रिसर्च स्कॉलर इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं, वो हमारे साथ अभी ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे। मैं चाहूँगा मिकाइल आप अपनी पूरी बात पूरी करेंगे, लास्ट सेगमेंट है, और मैं चाहूँगा कि एक अहम रोशनी इस पूरी बहस पर डालें। अल्टीमेटली सर बॉटम लाइन ये, जब तक कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं होगा, तब तक इस तरह के वॉर मॉन्गर जो पाकिस्तान में है, जिनको की एडवांटेज है टेकिंग एन एंटी इंडिया स्टैंड, तब तक सर ये होता रहेगा। रही बात सर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने की,
अगर एलटीटी को नहीं, श्रीलंकन हमारा आर्मी मुद्दा खत्म आज का कर सकती दूसरा है। है। हमारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है वहाँ, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स का जो ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं उसको लेकर अमेरिका फ़िक्रमंद है, दुनिया के और मुल्क भी आने वाले वक्त में फ़िक्रमंद होंगे, लेकिन पाकिस्तान उसमें कटौती नहीं कर रहा। भारत से कितनी बड़ी थ्रेट है। सर मेरा इंटरेस्ट ये है जानने में कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कटौती नहीं करना चाहती या पाकिस्तानी आर्मी इसको बढ़ाना चाहती है। इंडिया का सर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है। एनर्जी हमें चाहिए अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। मिलिट्री प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ इट है। फॉरेन अफेयर एडवाइज़र पाकिस्तान के सरताज अजीज़ जो हैं वो हुकूमत की तरफ से जब गए तो उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं कर सकते, भारत से खतरा है। उनके खुद जब फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं उनके अपर हाउस सीनेट में तो वो कहते हैं कि नहीं हम भूखे मर जाएंगे, हम कर्जदार हो जाएंगे, लेकिन हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होगा, रोका नहीं जाएगा, पीछे नहीं लिया जाएगा। और ये भी कहा कि हमने इसे शुरू इसलिए नहीं किया था कि हम इसे बंद कर देते। तो आप समझिए ये हुकूमत की तरफ से है। डेटरेंस लोग बढ़ा रहे हैं अपना। सर मैं जैसे पहले भी बोला था कि अगर डेटरेंस होता इनका जितना कि ये कहते हैं तो कारगिल वॉर में ये लोग यूज कर सकते थे। ठीक, कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडियन आर्मी की है इनके ऊपर। मेरा ये मानना है कि किसी भी वॉर में आज के ज़माने में न्यूक्लियर वेपन अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसका मतलब आप थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा कोई बेवकूफ़ी में समझदार मुल्क तो नहीं करेगा। लेकिन क्या हम माने कि पाकिस्तान जो ज़ख़ीरा अपने न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ा रहा है वो कश्मीर का जो इशू है इस पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए बढ़ा रहा है? उसकी हर कोशिश है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। 1971 वॉर में जो उसकी बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमिलिएशन हुई, जिसको आज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उसका किसी तरीके से बदला ले। वो चाहता है कि कश्मीर को हथिया ले। वो चाहत उसकी कभी पूरी आज या अगले 1000 साल तक नहीं हो सकती। दूसरा मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी न्यूक्लियर नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर नेशन के ऊपर गलती से भी इस हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका अंजाम जानता लेकिन है। टेररिस्ट तो कर सकते हैं, और पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सॉफ्ट रूट हैं, हम सब जानते हैं किसने उन्हें खड़ा किया है। अगर उनके हाथ तक पहुंच गए या दे दिए गए, मैं लेकिन बड़ी बात अगर उनके माध्यम से भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, इस्तेमाल सिर्फ किया गया, थ्रेट, एक धमकी आप दीजिए ये रीजन, अगर कल बाई चांस वो इस्तेमाल करें तो रेट्रीब्यूशन विल बी टू ऑन पाकिस्तान, नॉट अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद और नॉट अगेंस्ट एलईटी। मुझे लगता है कि इस तरह की नौबत ना तो उनके तरफ से होगी ना एकदम दहशतगर्दों के से होगी। लेकिन जो बात ये उठी थी कि क्या पाकिस्तान रोल बैक कर सकता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ को दोबारा सऊदी अरब भेजा जा सकता है। जब तक मैं आपसे एक सवाल इस तरह के अनासर पे कंट्रोल नहीं करेंगे। इस बहस का आखिरी सवाल होगा, मैं इसमें बस इतना पूछना, जो ज़ख़ीरा जो बढ़ रहा है पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स का, जौहरी हथियारों का, क्या वो एक मंडी बनना चाहता है? क्योंकि हम इससे पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं, भले वो पुख्ता ना हो, कि पाकिस्तान ने बहुत से मुल्कों को टेक्नोलॉजी बेची है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की। क्या वो हथियार भी बेचेगा, इसलिए बना रहा है? मुमकिन है। तो देखिए ये एक जो है दिफा का सवाल है, हमारे सैकल साहब ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है। जब सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ तो बहुत सारे इस तरह की रिपोर्टें आई थी कि कुछ खतरनाक हथियार, वॉर के टाइम तो 65,000 न्यूक्लियर वेपन थे जी, तो खतरनाक हथियार दूसरों तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे, क्या हुआ, जाहिर है कि इसकी तफसील दुनिया के सामने कभी नहीं आ सकती, लेकिन वो हथियार कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। जब कोई मुल्क कमज़ोर होता है, वहाँ की जमहूरियत या वहाँ की हुकूमत कमज़ोर होती है, तो ऐसे अनासर यकीनन गलबा हासिल कर लेते हैं जो अमन व अमान के लिए ख़तरा होते हैं। लेकिन मैं ही समझता हूँ, आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि मोदी और नवाज शरीफ दोनों यकीनी तौर पर दिल से चाहते हैं कि दोनों मुल्क करीब आएँ। वो जुर्रतमंदाना फैसला लेना भी चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनके पैरों में जंजीर बना हुआ है जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। और वो जंजीर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, बिल्कुल, की तरफ से एक आर्मी है और जिस तरीके से कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार की तरफ से कि हम कर्जदार हो जाएं लेकिन अपना जौहरी प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की अना का सवाल है। वो कौन सी अना है जिसमें आपकी आवाम के जो हुकूक हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो पाएँ। बिजली के लिए बड़े बड़े शहरों के पाकिस्तान के शहरी तरसते हैं बिजली के लिए, वो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, तो ये सब का फ़ायदा क्या है? भारत से आपको ख़तरा नहीं है। भारत से अगर आप दोस्ताना माहौल चाहते हैं तो भारत आपसे दोगुना दोस्ताना माहौल चाहता है। ज़रा हाथ बढ़ा कर देखिए ईमानदारी के साथ, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक बेहतरीन खूबसूरत नमूना और नतीजा मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और हिंदुस्तान के साथ एक खुशनुमा माहौल में एक दोस्ती का माहौल बनाया जाए, एक दोस्ती का नया दौर शुरू किया जाए।
हथियार कभी अमन लेकर नहीं आते, हथियार हमेशा जंग लेकर आते हैं। और एटमी हथियार क्या लेकर आते हैं वो हमने सब हिरोशिमा और नागासाकी में देख लिया था। समझिए इस मसले को, अभी दुनिया बाकी है, अभी दुनिया का खात्मा नहीं हो रहा है जो आप दुनिया के खात्मे का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल आलमी मंजर स्पेशल में इस बार के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, आदाब।